Ashwini Kumar Prithvivasi, a revered artist and educational leader, presently serves as the principal and managing director at Delhi Collage of Art, a prestigious private art institute in Delhi. Over more than 2.5 decades, he has shown immense dedication and creativity in both art and education. Mr. Prithvivasi's active involvement in the artistic community has elevated Delhi Collage of Art to a prime position, leading to its participation in esteemed events. His tireless dedication and mentorship continue to inspire and empower artists, shaping the art world. Hello and welcome to Chaibrary. Today we have with us artist, teacher, photographer, philosopher Ashwini Kumar Prithvivasi. He is also the founder of Delhi Collage of Art. Ashwini ji, a very warm welcome to Chaibrary. Thank you. Thank you so much for coming over here Ji. and giving your time. So, Ashwini ji, I think a lot of people have asked you this question, but I can't not ask you to start with. Is you have a very unique name. आपका surname बहुत ही unique है. तो क्या राज है इसके पीछे? Want to share something? राज नहीं है जिंदगी में। जब आप जिन जिन रास्तों से जाते हैं वो रास्ते आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं और कुछ चीज़ें उससे ज़िंदगी में आप जो है ले लेते हैं और कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। तो बस ऐसे ही एक बार जब कॉलेज टाइम में मैं था तो मुझे लगा कि जो बुक्स में हम पढ़ रहे हैं कि हाँ सबको एक समान समझिए, सबसे प्रेम कीजिए, सारे धर्म बराबर हैं, ईश्वर एक है, बड़े आदर्श हमें बताए गए। और लेकिन जब फाइनली जब एक बच्चा यंग होता है और फिर कभी उसकी शादी होने वाली होती है तो जब वो उस फिलॉसफी को लेके जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली जो बताया गया था वो सब झूठ बताया गया था। सच्चाई कुछ और है। हाँ. सच्चाई ये है कि यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, धर्मों के अंदर बहुत सारे जातियां हैं, फिर उसमें समुदाय हैं, गोत्र हैं, पता नहीं क्या क्या है। इंसान इंसान नहीं है। मतलब जब मेरे को ये रियलाइज हुआ मेरी बारी में तो फिर मेरे को लगा कि मैं हिंदू होकर हिंदू से शादी नहीं कर सकता, तो फिर मेरे हिंदू होने का क्या मायने क्या है? वो क्यों था? मतलब if you could. देखिए सब जवान होते हैं तो एक ना एक समय सबको लगता है कि मेरे को एक जीवन साथी की ज़रूरत है। तो बहुत सीरियसली मैंने किसी व्यक्ति को चुन लिया था उस चीज़ के लिए और अपने आप को बहुत ही सरेंडर कर दिया था कि हाँ बस अब जीवन इसके साथ बिताना है। और ये भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, बड़े इसके विचार मिलते जुलते हैं। तो बट सारी बातें अच्छी हुई, लेकिन जब फाइनली शादी की ओर बढ़ने की बात आई तो वो यही बात आ गई कि आपकी जाति कुछ और है। वैसे पेरेंट्स सब खुश हैं कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, अच्छा लुक अच्छी है, प्रोफाइल अच्छा है, आपका जो अर्निंग है ये सब खुश, सब ठीक है। अगर आप हमारी कास्ट में होते तो बल्कि आपको दहेज मिल रहा होता है इस बात के लिए स्पेशली, लेकिन नहीं हो सकती शादी आपसे इस वजह से। तो वो बड़ा अजीब सा स्टेज आ गए थे। मैं मेंटल ट्रॉमा में चला गया, डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद सवालों के उसमें चला गया कि हाँ ये ऐसा होता क्यों है, ये धर्म है क्या, कैसे बना होगा धर्म, भगवान ने कैसे डिज़ाइन की होगी ये सब चीज़ें, और फिर लोगों ने उसको कैसे मैनिपुलेट किया होगा और इससे हमारे सोशल लाइफ में क्या हेल्प मिलती है। फाइनली मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ किसी भी धर्म में रहो, किसी भी जाति में रहो, आप अपने को प्राउड फील करते रहोगे और दूसरों को लगेगा, मतलब दूसरों को आप हीन भावना से देखते रहोगे। आप कहोगे प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी हिंदू, प्राउड टू बी कुछ भी इस टाइप का जो भी आप मानोगे। You're always identifying with some community. हाँ Yeah. तो मैंने कहा मैं ऐसे किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी समुदाय में, किसी भी ग्रुप में नहीं जाऊंगा। अब सारे ग्रुप दुनिया के सारे छोड़ दूंगा। ह्यूमन एक ग्रुप है कि मानव आप हैं, वो भी छोड़ दूंगा। सजीव और निर्जीव की भी एक लड़ाई है, तो मैं उस ग्रुप को भी छोड़ दूंगा। एक वर्ड फाइनली मैं पहुंचा, पृथ्वीवासी। पृथ्वीवासी, धरती पे हम सब हैं। हाँ इसमें जेंडर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और सजीव और निर्जीव का भेदभाव पे नहीं है। अब जितने भी धरती पे धूल कण भी जो है वो पृथ्वीवासी है, वो मेरी बिरादरी का है। मैं उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो हाँ अब मैं कर्मों के आधार पे लोगों को देखता हूँ। जो थॉट प्रोसेस है मेरा यही है कि हाँ
लोगों को देखना है तो उसके कर्मों के आधार पे देखिए, जो उनका विचारधारा है उसके आधार पर जज कीजिए। लेकिन ये कोई तुक नहीं बनता कि हाँ, आप वहाँ थोड़ा दूर पैदा हो गए तो आप अलग इंसान हैं, या आप कहाँ पैदा हुए। हमने कभी पैदा होने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा। तो बस फिर मैंने पृथ्वीवासी शब्द को चुना, और उसके बाद उससे पहले की जितनी भी पहचान थी हाँ, सब सब डिलीट। अब मैं जीवन में अपने आप को हमेशा पृथ्वीवासी मान के ही चलता हूँ, How और wonderful. यही एक जीने का तरीका है मेरा। मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, हाँ, तो जब मेरी बुक आएगी तो उसमें इसका डिटेल्स में वर्णन होगा इस बात का, और बिल्कुल। दूसरी जो फिलॉसफीज हैं मेरी, तो वो उसमें बिल्कुल, mention look होंगी। forward to it. And also a quick question. So are you spiritual, or do you I mean, how do you look at your relationship with any higher power? हाँ, देखिए, मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास रखता हूँ हम्म, और ऑनेस्टी पे। अगर कोई व्यक्ति भगवान के शेप में है या भगवान की पोस्ट पे है, सोचिए अगर मैं हूँ और मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, जो मैंने ब्रह्मांड रचा है ना, पता नहीं कितनी गैलेक्सीज और कितने सौर मंडल, पता नहीं अरबों खरबों, अभी तक पता ही नहीं चला कि कहाँ पे एंड होएगा। जिसने वो सब कुछ डिजाइन किया है, जिसने हम इतने सारे स्पीशीज डिजाइन किए हैं, और जो मन की बात पढ़ लेता है, तो क्या उसकी वर्शिप करने की जरूरत है? क्या वो मेरे कर्मों पे नजर नहीं रखे होगा? क्या मेरी इंटेंशन पे नजर नहीं रखे होगा? बिल्कुल। और मेरे को उसके आधार पर मेरे आने वाले जीवन में मेरे को फल नहीं देगा? हाँ, और अगर वो इतना एडवांस नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर वो भगवान नहीं है, मेरे लिए भगवान नहीं है। क्योंकि अगर मैं इंसान होके इतना इतना एडवांस सोच पा रहा हूं कि अगर मैं भगवान होता और मैंने ये सब रचा होता, तो मैं तो कर लेता आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, कर्मों का फल मिलता है। तो मेरी इंटेंशन मेरे को भगवान से मिला देती है। और मेरे को कोई उनसे मिलने का कोई इस तरह का कोई शौक नहीं, बस मैं ईमानदार रहूं जिंदगी भर, किसी की नुकसान करने की इच्छा ना हो मेरे मन में, और जो भी बन पड़े तो मैं किसी को सपोर्ट कर पाऊं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो भी बन पड़े, बस ये एक भाव है। और भगवान इसको देख रहा होगा कहीं से, ऐसा सोच लेता हूँ मैं, कहीं देख रहा होगा। तो आप कर्म योगी हो। बस मैं उसी में भी yeah. करता हूँ। वही मेरी पूजा है, वही मेरी आरती है, वही मेरी आराधना है, वही मेरा वर्शिप है भगवान के प्रति। अगर भगवान है तो। ग्रेट। तो अब कर्म पे ही आते हैं। तो यू हैड almost 2 decades or more than 2 decades ago you founded the Delhi Collage of Art. जी। So and you founded the center in Delhi where there are already other art institutions थे, तब अभी भी है, government institutions है, and so what made you open this foundation and open this art academy? आपको क्या लगा, why it is required? एक्चुअली मैंने जैसे पहले बताया, जीवन आपको ऐसे रास्तों से लेके जाता है तो आपके डिसीजन बनते हैं। हाँ। मेरे एक मित्र थे, मिस्टर अमर सिंह गोसाई, बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे को भारतीय विद्या भवन में मिले थे। तो हम दोनों ने अप्लाई किया था कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर एक नियम था कि जिनके 12th में 50% मार्क्स नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते। और मुझे पर्सनली हमेशा लगता था कि जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे सब्जेक्ट में लूज करता है वो, और बहुत सारी कंपनीज उसको स्पोर्ट्स के आधार पर ही उसको जॉब भी देती है। Exactly. है ना। तो मुझे टेस्ट लेना होगा तो किसी क्रिकेटर का होगा, तो मैं उसका इंग्लिश का या मैथ्स का थोड़ा टेस्ट लूंगा, क्रिकेट का टेस्ट लूंगा। Right. तो अगर किसी के आर्टिस्ट आदमी है, अच्छा काम है, अगर उसकी हिंदी या उसकी इंग्लिश या उसके मैथ्स में नंबर कम भी हैं, तो उसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अफसोस ये कि नहीं होता था। तो फिर मेरे को लगा कि मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, और हम लोग जब कॉलेज ऑफ आर्ट से, मैं पहले भारतीय उद्यान जाता था बाद में, फिर जब घर जा रहे होते थे वापस, तो बसों में बैठ के जब पूरे दिन का जो मैंने जो कॉलेज ऑफ आर्ट में सीखा है, वो सारा कुछ मैं रिपीट करता था उस दोस्त के सामने। अच्छा। कि देखो आज मेरे को ऐसे स्केचिंग सिखाई गई, ऐसे लाइव ड्राइंग के प्रोपोर्शंस ऐसे सिखाए गए, पर्सपेक्टिव ये चीज होती है, कंपोजिशन की और इनका उनका कहीं वो और मेरे को इवनिंग में दूसरे कॉलेज में मिलते थे। ओके। सुबह मैं कॉलेज ऑफ आर्ट जाता था, शाम को भारतीय उद्यान जाता था। अच्छा। तो मेरे 4-5 साल ऐसे ही ओवरलैप हुए हैं। तो इस तरह से फिर वो एक तो रीजन था कि ऐसे पता नहीं कितने सारे आर्टिस्ट
इस टाइम समाज में होंगे, जो हमारे बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस के अंदर जाने की तो बहुत दूर बात है, वो अप्लाई भी नहीं कर पाते ना। कॉलेज शिक्षा के आगे बैरियर है ना। एलिमिनेशन। और मेरा पर्सनली मानना है कि वर्ल्ड में जो भी कोई इंसान अगर कुछ भी अच्छा सीखना चाहता है तो हमारे सारे पूरे संसार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि पहले से ही उसके पैदा होने से पहले या उसके सीखने की इच्छा रखने से पहले हमें ये प्रबंध करके रखने चाहिए थे कि उसके बीच में कोई भी बैरियर ना हो, चाहे वो पैसे की मजबूरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के नियम की हो, या किसी भी कोटे की, या किसी भी सीखने के लिए कोई आतंकवादी थोड़ा ना बन रहा है। वो कोई अच्छा सीखना चाह रहा है, देश दुनिया को अच्छा बनाएगा, इस संसार को अच्छा बनाएगा। तो एक तो वो कारण था। दूसरा कारण ये था कि फादर मेरे जो है, जैसे जब मेरा कॉलेज ऑफ आर्ट कंप्लीट हो रहा था 95 में, तो जब मैं थर्ड ईयर के एंड में था उस वक्त उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट मैं 2 महीने फोर्थ ईयर में गया भी नहीं था। और मेरे को फिर कुछ प्रोफेसर्स ने मेरे को जो है मोटिवेट किया, थैंक्स टू विजय मोहन सर, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अगले साल ना करके अभी करो इसको। तो किया वो फिर, लेकिन प्रेशर बहुत था कर्जे का, और घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। मेरे बड़े ब्रदर थे तो उतना बड़ा ज़्यादा नहीं कमाते थे, हम छोटे हैं। तो मन में यही था कि जैसे ही कॉलेज खत्म होगा तुरंत जो है हम लोग जो भी 1 रुपया भी कमा पाऊंगा तो मैं उस काम में लग जाऊंगा। तो बस 96 में ही मैंने अपना BFA कंप्लीट किया पेंटिंग से। और 17 अगस्त 1996 को जेब में 10 रुपए थे। हाँ। और एक फटी हुई दरी थी, एक हाँ। टूटा हुआ गत्ता था। हाँ। और फर्श पे बैठ के एक बच्चे को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा, तो ये एक वो है, रीजन है कि हाँ, तो एक तो वो भी रीजन जुड़ गया और वो भी रीजन जुड़ गया। और दूसरा मैं देख ही रहा था कि हाँ, आर्ट के सेंटर्स उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे कि उस टाइम कॉलेज ऑफ आर्ट था, जामिया मिलिया था, शिल्पा भारती, शारदा उकिल, ये 4 सेंटर होते थे दिल्ली में। और त्रिवेणी में कुछ क्लासेस होती थी, या बाल भवन में समझ लीजिए, या शंकर्स में कुछ होता होगा, बट वो छोटे छोटे कोर्सेज होते थे। पब्लिक में ओपन प्लेटफॉर्म तब बिल्कुल भी नहीं था। ओपन प्लेटफॉर्म नहीं कि कोई भी मन में इच्छा रखने वाला कि हाँ मेरे को आर्ट सीखनी है, वो कैसा, किस एज का है, कैसा दिखता है, कैसे उसके परसेंटेज है, उससे कोई फर्क नहीं, बस वो सिखाओ। So you're saying open platform कहीं पे नहीं था? कहीं नहीं था। So there were always some kind of a entry restriction सब जगह or entry eligibility? कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था। Okay. तो फिर ये 2-3 कारण थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना तो है ही, तो क्यों ना पढ़ाएं, और अपने स्टाइल में पढ़ाना है, अपने तरीके से पढ़ाना है। क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब तक मैं 10 साल के फाइन आर्ट के कोर्सेज कर चुका था, सुबह शाम। अच्छा, आप ये मेंशन कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि आप एक ही टाइम में दो डिफरेंट कोर्सेज कर रहे थे, वो कैसे? नॉट डिफरेंट, फील्ड तो सेम है, इंस्टीट्यूट दो इंस्टीट्यूट में कर रहे थे। अच्छा। तो 12th के बाद जब मैं कॉमर्स से स्विच किया मैंने इसमें फाइन आर्ट में, तो उस वक्त कॉलेज ऑफ आर्ट का अप्लाई किया मैंने। तो जाहिर सी बात है, मेरे को कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। मैं फेल हो गया। फेल शब्द सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। फेल हो गया। फेल हो They say nowadays ना failure is as important as success because you have to celebrate your failure as much as your success. Yeah. तो फेल हो गए। तो उसके बाद तिहाड़ जेल के सामने एक ITI थी हरिनगर में, वहाँ पेंटिंग का कोर्स था। और शायद कोर्स को ऑप्ट करते हुए इतनी जल्दबाजी थी मेरे को कि हाँ मेरे को तो करना ही है। तो जब मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो मेरे को पता चला वो भी पेंटिंग का कोर्स नहीं था, वो था पेंटर का कोर्स। दीवारों पे कैसे पेंटिंग करेंगे, है ना। पेंट मींस पेंट से पेंटर बन गया। तो फिर बस कारों के ऊपर पेंटिंग कैसे करेंगे, फर्नीचर के ऊपर पॉलिश कैसे करेंगे। बट ये है कि वहाँ अच्छे दोस्त मिल गए और उनकी वजह से थोड़ा और एक्सपोजर मिला, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ सीखी। और उसके बाद फिर किसी ने मेरे को बताया कि भारतीय विद्या भवन करके कोई जगह है करजन रोड पे, जहाँ दिन में स्कूल चलता है और शाम को वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो क्यों ना वहाँ पे आप ट्राई कीजिए। वहाँ पर एक 4 ईयर का ड्राइंग टीचर का कोर्स होता है। तो फिर वहाँ पे ज्वाइन किया। तो सुबह ITI जाते थे और शाम को वहाँ चले जाते थे। और वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स था, और वो वैसे ही कोर्स था जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट में, स्केचिंग, स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, लाइफ ड्राइंग, ये सब कॉम्पिटिशन वगैरह, हिस्ट्री वगैरह। तो
वो सब चीज़ें वहाँ पे हो गई। फिर 92 में फिर मैंने दोबारा से कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए ट्राई किया, तो बहुत ही स्मूथली एडमिशन हो गया। और फिर मेरा छोड़ने का मन नहीं किया इवनिंग कोर्स, तो मैंने कहा आता तो हुई कनॉट प्लेस तक, तो ठीक है चलो सेंट्रल दिल्ली तक आ ही रहे हैं, तो दोनों मैनेज करूंगा किसी ना किसी तरह। वाओ, जबकि मैं खुद ही पैसे कमाता था उसके बावजूद मैंने दोनों मैनेज किए। सुबह 9 बजे कॉलेज ऑफ आर्ट और 5 बजे छुट्टी, वहाँ से पैदल चल के भारतीय विद्यालय करजन रोड पे 5:30 से 8:30 तक वहाँ क्लासेस। फिर उसके बाद केंद्रीय सचिवालय, फिर उसके बाद घर पहुँचते हैं जनकपुरी, उसके बाद 2.5 किलोमीटर और पैदल जाते हैं। तो वो दोनों कोर्स चलते रहे, पैरेलल चलते रहे। तो इस तरह से जो है 90 से लेकर 96 तक 10 साल के कोर्सेज मेरे कवर हुए। तो बहुत ही सीरियस स्टूडेंट थे इसे आपका तो आई थिंक डेस्टिनी में ही था कि आप टीचर बनेंगे, मुझे लगता है कि ताकि बिकॉज नॉट इवन इफ समवन नॉर्मली क्या होता है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट मिल गया तो देन दे विल लीव एवरीथिंग, बट आपको उसे कॉलेज ऑफ आर्ट बोलते हैं एक्चुअली, सॉरी लोग बाय मिस्टेक उसे बोल देते हैं, बट कॉलेज ऑफ आर्ट, वो मिस्टेक मेरे को ठीक करनी थी, इसीलिए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट नाम भी रखा अभी तक, लेकिन हुई नहीं ठीक। So normally they will drop other courses, but आपको in the other courses also कुछ सीखने को मिल रहा था? डेफिनेटली, मैं तो मतलब अपने सीनियर्स जो होते थे उनको भी प्रोफेसर के नज़र से देखता था। तो हम तो उस टाइम वो भैया वाला जमाना था ना, भैया प्लीज कुछ बता दो ना, भैया कुछ वाटर कलर बता दो, जैसे अजय समीर नामी आर्टिस्ट हैं, तो उस वक्त हम वो 4th ईयर में थे शायद, हम 1st ईयर में थे, हम उनके पास बैठ जाते, भैया एक डेमो दो ना, भैया एक कुछ छोटा सा बनाओ ना। तो हम वो सीखने का एक इतनी ज्यादा जिज्ञासा थी ना, जिंदगी भर स्टूडेंट तो बने रहना है, और उसी से मेरे को लगता है कि नयापन आता है जीवन में। कुछ ऐसा लगता है कि मैंने प्रोग्रेस कर ली, तरक्की कर ली, चाहे एक निन्ना सा पॉइंट भी बता देता है कोई, तो मेरे को बड़ा मतलब मैं एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। तो सर थोड़ा फ्लैशबैक में चले फिर। So want to know how this love for art started, and from the beginning, कैसे आपने decide किया कि आपको artist बनना है, and so give us an idea about. Thank you इस जोन में मेरे को ले जाने के लिए, और ये ब्लैक एंड वाइट जोन ब्लैक एंड वाइट एरा है। देखिए जब कभी कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा होता है तो मेरे को लगता है कि क्यों ना मैं भी एक बारी के लिए अपनी फ्लैशबैक में चला जाऊं, तो छोटे छोटे पॉइंट मैं बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा जन्म जो है सरोजनी नगर में हुआ है। सरोजनी नगर मार्केट बहुत मशहूर है, अब मशहूर है, लेकिन उस टाइम तो हमारा घर ही था, तो वहाँ पे मैं 10 साल तक मेरा जो बचपन वहाँ बीता है। पास के ही NDMC स्कूल से मैं पढ़ाई की मैंने, और फादर हमारे जो हैं डिफेंस में थे, फाइनली वो एयरफोर्स हेडक्वार्टर से रिटायर हुए। माता जी हमारी जो हैं हाउसवाइफ रहीं, लेकिन बहुत अच्छे माता पिता मुझको मिले जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर हम लोग 10th जब मैं 10 साल का था तो हम लोग उत्तम नगर आ गए, और वहाँ से फिर आगे की पढ़ाई शुरू हुई। और 8th क्लास में ही मेरे साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि पतंगे तो हम पहले बचपन में उड़ाते ही थे और लूटने भी जाते थे, दोनों ही चीजें थी। कलेक्ट करते थे ना, जो फ्री की पतंग होती है उसका एक अलग चार्म होता है, अलग चार्म होता है, जो खरीदी हुई का मजा नहीं है। तो वो होता था, तो मैंने 2 रुपए मम्मी से उधार मांगे। उस टाइम 2 रुपए वैल्यू करती थी, क्योंकि 25 पैसे तो हमें वो मिलते थे, मतलब जेब खर्ची, पॉकेट मनी हमारी 25 पैसे थी। और उसके बावजूद मैं 2 रुपए मांग रहा हूँ, तो मतलब बहुत ऐसे सोचा जाता था कि क्या करेगा 2 रुपए। मैं पतंगे लेके आया और अपने घर के बाहर बैठ गया मैं, और जो छोटा खटोला होता है ना, खाट का छोटा भाई, उस पे पतंगे रख के बैठ गया, और मैंने अपनी एक दुकान बनाई, छोटी दुकान पतंग के भैया खोल लिया अपना एक दुकान कि भाई पतंग बेचेंगे हम लोग। तो बच्चे आते हैं, पतंग ले रहे हैं, मतलब फन था मेरे लिए वो। तो उससे कुछ बार बार पतंग और लेके आया, बिक गए, फिर और लिया, 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, ऐसे करते करते ज्यादा हो गए। तो फिर एक और चीज उसमें लगी, उस टाइम कॉमिक्स चला करती थी, चाचा चौधरी, राका की वापसी, और ये सब। तो ये सब कहीं से पुराने कॉमिक्स कोई बेच रहा था। ये 86 की बात है। हाँ, 86 की बात है।
तो बस वो चलता रहा। तो उसको मैं कॉमिक्स भी किराए पे देनी शुरू कर दी। तो करते 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 मेरा अपना अच्छा खासा बिजनेस अच्छा आपका खासा, चल छोटा था अच्छा खासा बिजनेस, अपने घर का अंबानी वेरी भाइयों में। गुड। तो एंड दिस इज योर व्हेन 12 इयर्स ओल्ड, 10 हाँ, 12 मैं अब 13 13 साल का रहा 13 हूँगा, साल, है ना, ओके। 13 साल का रहा हूँगा। तो बस फिर 10th तक आते आते मैंने अपने पैसे से, खुद की कमाई के पैसे से साइकिल खरीदी थी एक। तो वो एक बड़ी मेरी अपने आप को अचीवमेंट, अचीवमेंट यस महसूस ऑफ होती है। कोर्स ऑफ कोर्स। नई साइकिल। हाँ तो जिस बच्चे को, क्योंकि मैं अपने घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ, जिस बच्चे को उतनी जिंदगी भर पुराने कपड़े मिलते रहे हों, हाँ पहले हाँ दीदी का बस्ता, फिर दीदी की किताबें, फिर छोटे भाई के पास, फिर और छोटे भाई के पास, फिर सबसे लास्ट में आएंगे जिसको ये आदत पड़ी हो और वो नई साइकिल लेके आ रहा आई था, उसके अंडरस्टैंड, लिए मे बी यंगेस्ट टू, मुझे पता है। तो एक बात होती है हाँ उसमें। फिर उसके बाद 10th में ऐसी कुछ बातें हो रही थी उस वक्त। पापा कभी डिनर पे, उन्होंने, पापा के मुंह से ऐसे गलती से निकल गया होगा या मजाक से निकल गया होगा कि यार तू तो बहुत खर्चेलू है। अच्छा। वही 25 पैसे में ही, मतलब 25 पैसे मेरे को मिल रहे हैं पॉकेट मनी, फिर भी उन्होंने बोल दिया ऐसे। और उस वक्त हम लोग जो फिल्में हैं वो राजेश खन्ना की और बड़ी खुद्दारियत वाली फिल्में देखा करते थे, राइट। जिसमें बड़े आदर्श स्थापित हाँ किए जाते थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो डायलॉग तो थे ही। तो मैंने उस दिन के 25 पैसे उनको वापस कर दिए कि पापा ये मैंने आज के खर्चे भी नहीं थे, चांस की बात है, आप रखिए। हाँ। आज मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद जिंदगी में आपसे कुछ भी मांगूं, हाँ। लेकिन पैसे नहीं मांगूंगा। ओके। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक उनसे कभी पैसे नहीं मांगे फिर मैंने। वाओ। अब बोल तो दिया डायलॉग। यस। ये तो बड़े सम्मान की बात है, डायलॉग तो डायलॉग है। वो बोलना था, उसे तो पैसे लगने नहीं थे, ना मेहनत लगनी थी। अगले दिन सोचने लगा यार पंगा बड़ा ले लिया आपने। अब क्या करें, हाँ। स्कूल की फीस भी भरनी है, किताबें भी खरीदनी है, यूनिफॉर्म भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, बट कोशिश की कि अपने वर्ड्स पे मैं रहूं। तो उस वक्त भगवती जागरण की ऑर्केस्ट्रा पार्टीज होती थी। तो मैंने कहीं बात करके किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में मैंने ज्वाइन किया एज ए छोटू, मतलब एज ए हेल्पर, असिस्टेंट, अच्छा ओके। हाँ सामान उठाने वाला मजदूर। ओके, ठीक है। कि ढोलक उठा के लाओ, है ना, ड्रम सेट का सामान उठा के लाओ, गिटार उठा के लाओ। मैं उनका सामान उठाने लगा और उनके पूरे प्रोग्राम में मैं जाता था। हाँ और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस वक्त कहीं कहीं हमें नेहा कक्कड़ भी मिलती थी। नेहा कक्कड़ जो अच्छा, है ओके। उत्तम नगर में ही, अच्छा वो उनका सब कुछ वो उधर, है, हाँ। वो करियर भी उनका नीमच। वहीं बना, वो भी जागरण में गाती थी। हलचल एंड पार्टी हुआ करती थी। अच्छा ओके। ओम प्रकाश जी की, तो वो त्रिनगर में उनका वो था। तो वो मेरे को बार बार टैक्सी में वहाँ से ले जाते थे, फ़ोन कर देते थे, और हम टैक्सी में सामान लेके कहीं जा रहे हैं, महरौली जा रहे हैं, रात भर सर्दी गर्मी बरसात में माता रानी के दरबार के बैक साइड पे किसी तरह छुप के ठंड से बच के बिता रहा हूँ रात को, और पूरी रात मेहनत करके उनके साथ, और सुबह फिर मैं आता था। तो ये होल वीक चलता था या वीकेंड में आप स्कूल करके ये सब जब करते जब वो थे? मेरे को जब भी डेट मिल जाती थी, अपडेट क्योंकि मिल। पापा की वजह से घर में टेलीफोन लगा हुआ था, तो एटलीस्ट मेरे को सूचना मिल सूचना जाती मिल थी। जाती। और वो भी ऑनर भी, वो जो पार्टी के वो वहीं पास में रहते थे, तो वो आते जाते बता देते थे। तो जब भी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी, तो उससे वो मेरे को सुबह उससे 10 रुपए मिलते थे फिर मेरे को। ओके। ये 10 रुपए आप रखिए, ये आपका, आपकी मेहनतान है कल का। तो मैं बड़ा खुश हो जाता था। तो फिर 11th में ये हुआ। 12th में मेरे पास, बल्कि 11th 12th में मेरे पास कॉमर्स थी, मैं कॉमर्स में ठीक चल रहा था ऑलरेडी, स्कूल जाता था, शाम को ट्यूशन जाता था, तो रात को जागरण। तो मेरे एक फ्रेंड थे 12th में, उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट में पापा जो हैं नहीं रहे, और घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई हैं, तो पैसे कमाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो अब उन्हें कोई काम करना पड़ेगा। और उन्हें सिर्फ एक ही काम आता था, पेंटर का काम जो होता ना, रोड साइड पे रोड साइड एडवर्टाइजमेंट लिखते थे। तो उन्हें जरूरत थी एक ऐसे बच्चे की जिसके पास साइकिल हो, एक ऐसे हेल्पर की। और मैंने आपको बताया 10th में मेरे पास साइकिल थी, तो वो साइकिल मेरे पास थी। तो उन्होंने प्रपोजल तो दिया, लेकिन मन में मेरे विचार आया कि एक तरफ तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट था, अपने स्कूल में टॉप किया मैंने। अच्छा, तो वो जो ऐसा एटीट्यूड रखने वाला बच्चा होगा, तो वो सोचेगा कि मैं
हेल्प करने के नाम पे हाँ करूं या नहीं हाँ करूं। हाँ करेक्ट। बट मेरे को लगा कि मॉरल ग्राउंड पे मेरे को अपने दोस्त का साथ देना है और मैं कैसे ना कैसे मैनेज कर लूंगा। हम्म। तो मैंने कहा जब तक तुम्हें कोई अच्छा असिस्टेंट नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे पास साइकिल भी है। तो फिर मैं सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात भर उनके साथ सड़कों पे जाके सफेदियाँ, तो मैं वाइट वॉश करता था, वो एडवर्टाइजमेंट लिखते थे। हाँ कभी कुत्ते पीछे पड़ जाते थे, कभी झाड़ियाँ होती थी, कभी कांच हाँ। है, कभी नाली में ये पैर रात चला को गया। करते थे? पूरी रात सो देन लाइट, है। लाइट हाँ, वो जो कंडीशंस खंभों जो की लाइट है, उसी से यदा कर। कदा किसी के अच्छा घर अच्छा। से जो रोशनी आ रही है ना, तो वो उससे काम चलता था हमारा। और कभी पुलिस पकड़ लेती थी, कभी कोई कलर छीन लेता था हमारे, अच्छा क्योंकि ठीक किसी है। के घर के हम्म। आउटर वॉल पे आप कर रहे हो कुछ चार ऑब्वियसली दीवारी पे। हाँ करेक्ट। तो फिर बस ऐसे उनके साथ चलना शुरू हुआ और फिर फाइनली उनकी जॉब लग गई कहीं पे। उनके घर के किसी रिलेटिव ने उनकी जॉब कहीं विदेश में लगा दी, कुवैत में शायद। और वो कलर्स मेरे पास बच गए, क्योंकि शुरू शुरू की इनकम तो सारी उन्हीं के साथ चली गई, लेकिन मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन बाद में वो उनके साथ जब जाता था तो कभी उन्होंने बॉर्डर बनाने के लिए मेरे को बोल दिया, कभी एड्रेस लिखने के लिए बोल दिया, तो धीरे धीरे मेरे को वो काम आ गया था। फिर मैंने घर में रखे हुए थे कलर और ऐसे लगता था कि वो कलर मेरे को बुला रहे हैं हाँ कि यार, क्योंकि अंदर का आर्टिस्ट एक्चुअली एंजॉय करने लगा था। दिस इज योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद आर्ट? आर्ट, मतलब ये पूरा बिल्कुल ओके। फर्स्ट इंटरेक्शन विद आर्ट। वो कूंची है ना एक्चुअली, उससे नीचे तो मेरे को लगता है कि नीचे ऊपर तो नहीं करेंगे, चलो रॉ मटेरियल दैट्स है। द फर्स्ट। हाँ हाँ, वो जो कूंची बनाते हैं वो बिल्कुल कूट कूट के, हाँ हाँ हाँ। तो वो उससे पेंट करने का जो फील है ना, एक्चुअली पेंट करना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है। चाहे कुछ भी मत बनाओ, जस्ट कलर डुबो Dip कर दिया। और आप जस्ट पेंट कीजिए। कुछ कुछ अलग ही जोन में लेके जाती है वो चीज। कुछ बनाना नहीं है, जस्ट पेंट Therapeutic, करना है, हाँ। दीवार को प्लेन पेंट कर दीजिए आप, बड़ा मजा आएगा आपको। और मेरे को तो मजा आता है इन चीजों में, मेरे लिए फन था ये, बहुत मजा आया मेरे को। तो फिर मैंने वो रखे हुए रंग थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें यूज करके देखते हैं, वैसे रखे रखे भी खराब हो जाएंगे, तो चलो मैंने हाथ से पेन से विजिटिंग कार्ड बनाए और अपनी लोकल मार्केट में आर्य समाज रोड और यहाँ पे कहीं कहीं लोगों को बांट दिए। और फिर वहाँ से एक बारी मेरे को कॉल आ गया कि हम ये एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, आप आइए मिलिए। कश्मीर क्लॉथ हाउस। You remember? तो हाँ, मेरे को याद है वो 20 दीवारें उन्होंने लिखवानी थी। अच्छा। तो इस तरह से मेरा आर्ट में आना हो गया। फिर थोड़ी पेमेंट मिल गई मेरे को वहाँ से और मेरे को बड़ी खुशी मिल गई। हाँ। 200-250 रुपए मेरे को मिल गए। That's a lot of money those हाँ, days, yes. काफी ज्यादा पैसे लगे मेरे को मेरे हिसाब से। 2 साल पहले तक तो 25 पैसे मिल रहे थे मेरे को। तो मैं भूल नहीं सकता था ना उसको। तो मैं काफी दोनों तरफ से बड़ा स्ट्रांगली मैं सपोर्ट करने लग गया आर्ट को, कि मेरे को भी मजा आ रहा है और इसमें पैसे भी हैं। जबकि पापा बहुत खुश तो नहीं थे उस वक्त, वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ सीए का अकाउंटेंट या कुछ तो बनूं, जो ऑफिस में बैठ के काम करे, गंदा काम नहीं, मैले वाले नहीं हो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, व्हाइट कॉलर जॉब पहले एक शब्द चलता था, वो करो आप। तो फिर मैं उनको डायलॉग बोलता था कि कोई काम बुरा नहीं होता साहब। नहीं, मेहनत की कमाते हैं, ईमानदारी की कमाते हैं। तो पापा कहते हैं ईमानदारी को तो कमा रहे, साफ तो रहे। तो सुबह सुबह नहा के फिर गंदे कपड़े पहन के जाता है। तो मैं फिर पापा को लगा ये बहुत मतलब इंडल्ज हो गया है इसके अंदर और बहुत प्यार करता है आर्ट से। ये पापा की खूबसूरती है, मतलब ऊपर से कुछ भी बोले, अंदर से इतना सपोर्ट करते थे। और फिर वो उन्होंने अपने दोस्तों को फोन लगाया कि यार रिसर्च किया बच्चा जो है हमारा यार ये कर रहा है और इसमें देखो क्या बढ़िया हो सकता है। तो हमारे स्कूल में A1 जनकपुरी में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे एक स्कूल में आर्ट टीचर हुआ करते थे मिस्टर मलिक। वो आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने फिर कॉलेज ऑफ आर्ट का फॉर्म ला के दिया हम लोगों को। और फिर फाइनली 12th के बाद जो है मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया। वो तब तो मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने बताया कि तैयारी तो नहीं थी, बट मेरे को इस दुनिया के बारे में फिर पता चला कि अच्छा कि आर्ट में पढ़ाई भी होती है और इसमें ग्रेजुएशन भी हो सकती है। तो फिर इस दुनिया में फिर घुसते चले गए ये चीज़। अगर फिर कभी
मुड़ के नहीं देखा। आज 33 साल हो गए। हाँ 90 में मैं इसमें आया था, 33 इयर्स तो हो ही गए। जिंदगी आधी से ज्यादा बड़ी जिंदगी, 2/3 मेरी जिंदगी इसी में निकल गई। और मैं बहुत खुश हूँ कि थैंक यू, मेरे को भगवान ने सीए नहीं बनाया, अकाउंटेंट नहीं बनाया। मैं ऑफिस में बैठ के कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाता नहीं तो। करेक्ट। So you've been into this for 30 years, you're saying? 33 years. 33 years. So you seem to be that rare combination of being an entrepreneur and an artist. क्योंकि आप तो entrepreneur थे ही, business का आपके sense पहले से ही था. बचपन से थी। And then when you discovered the love of art, then आप दोनों को एक साथ करके you created this academy called जी Collage Delhi of Art. Collage of Art. Delhi Right. Collage of Art. So tell us about that. Little bit you shared कि कैसे ये चालू हुआ and शुरू हुआ है. But I wanted to ask you some time back when you said कि आपने शुरू किया एक चटाई से, एक स्टूडेंट से अपने घर पे. तो तब आपका विजन था कि जहाँ पे आप अभी पहुँचे हैं? बिल्कुल नहीं। What was your thought that time and how उस did वक्त it मैंने start? बताया ना, उस वक्त एक तो ये था कि हाँ, पैसे कमा के मैं घर के ऊपर जो कर्जा चढ़ गया है, मैं उसको उतारने में अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। चाहे मैं कण छोटा हूँ, बट जो भी है मैं अपना बेस्ट करूंगा, है ना। तो एक तो सबसे पहले वही था। और उस वक्त भी विजन कोई बहुत बड़ा हो नहीं सकता। जैसे एक कार होती है ना, 100 मीटर तक ही उसकी लाइट जाती है, तो उतना विजन तो बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट हाँ, होता जरूर था, तो रहा होगा कि मैं फ्यूचर जरूर सोचता था थोड़ा सा, और लेकिन कभी इतना बड़ा नहीं सोचा था। और मेरे को लगता था कि हाँ चलो थोड़े पैसे कमा लें और इतना पैसा आ जाए जिससे कि मैं जी पाऊँ, तो फिर मैं दोनों काम कर पाऊंगा। एज ए पेंटर भी मैं अपना आर्ट प्रैक्टिसेस जो मेरी चलती रहेंगी, और मैं आर्ट टीचर के तौर पे भी चलता रहूँगा, तो दोनों को बैलेंस करके चलना चाहता था। तो मैंने ऑल्टरनेट डेज में मैं पढ़ाता था। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप पढ़ाइए, 3 दिन फिर मैं अपनी पेंटिंग करता था। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती थी। पेंटिंग आप अपने स्टूडियो में फ्रीलांस प्रैक्टिस कर रहे थे? वो भी करता था। ओके। तो इस तरह से, तो ये इस तरह का क्रम रहा। और जब 2000 आया, जैसे आने वाला था, तो 8 दिसंबर 1999 को मेरा एक सोलो शो था, गैलरी ऑल्टरनेटिव्स मनु दुसाद जी की यहाँ पे गुड़गांव में। हाँ। जी, 1 महीने का शो था वो। और पूरा सेंचुरी चेंज हो रही थी, तो अच्छा, बहुत अच्छा शो था। और वो मिरर्स के ऊपर काम किया था मैंने। हाँ, मतलब ना शीट्स पे था, ना पेपर पे, ना कैनवस पे, मिरर के ऊपर, मिरर के बैक साइड से स्क्रैच किए थे। ऑलमोस्ट 1500 ब्लेड्स मैंने यूज किए थे, उंगलियों में हर जगह पे कट पड़ गए थे। और मिरर के बैक साइड में, मिरर के बैक साइड से उसकी फिल्म उतार के बड़ा अच्छा रिस्पांस था। काफी पेंटिंग्स भी बिकी, काफी न्यूज में भी आया, और बहुत अच्छा वो था। अब हुआ क्या कि जब आप आगे बढ़ते हो तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि जो आपके सबॉर्डिनेट होते हैं या जिनको आप सिखा रहे होते हैं, सब लोग अपने अपने सीख जाते हैं जब, तो फिर अपने अपने इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं या अपनी अपनी जगह में चले जाते हैं किसी भी कारण से। एक टाइम आप अकेले रह जाते हो फिर दोबारा से। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ चलो, अकेले रह गए हैं तो अब दोबारा से इंस्टीट्यूट को खोलेंगे, लेकिन इस तरीके से खोलेंगे कि हाँ अकेले ही मैं पढ़ाऊँ। अच्छा, तो ये कौन सा विच ईयर? 2000 के बाद का टाइम है, 2000-2001 की बीच का पीरियड है। और ये वही पीरियड है जब मैं डिप्रेशन में गया कि हाँ भाई, कि जाति धर्म के चक्कर में और मैं पृथ्वीवासी बनूंगा। और 6 महीने तक मैं क्वेश्चन आंसर में, उसे डिप्रेशन पीरियड मेरे को ठीक नहीं है बोलना, एक्चुअली मैं आत्म मंथन में चला गया था बिल्कुल ही। 6 महीने तक मैं किसी से मुश्किल ही बोला हूँगा, बहुत ही कम बोला हूँगा, बट क्वेश्चन आंसर मैंने अपने ढूंढे और फाइनली मैं मतलब पहुंचा उस जगह तक। 5 अगस्त 2000 को फाइनली मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल के आया था बाहर। और बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया था। फिर मेरे को पता था कि अब जीवन में आगे क्या करना है। अब मुझे इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए थे लाइफ के, और मेरे को लग रहा था अब ये बताने पड़ेंगे दुनिया को। बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं, है ना, बहुत सारे उनके थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं।
तो सबसे बांटा जाए और चलो दोबारा से कॉलेज खोलते हैं, अब की बार थोड़ा बड़ा कॉलेज खोलते हैं। हाँ। पहले तो एक बच्चे से शुरू किया था, हाँ। तो फिर बड़ा विजन करके खोलते हैं। फिर जो भी 12 साल मेरी ट्रेनिंग रही, हाँ। सारे कोर्सेज में जो भी कुछ सीखा था मैंने अभी तक, हाँ। वो सब कुछ मिला के मैंने इंडिया का Module सबसे बड़ा कोर्स सिलेबस डिजाइन कर दिया, ये सोच के कि ये सब तो मुझे आता ही है, तो इसके Correct. लिए मेरे को टीचर को हायर करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। और ये एक यूनिक चीज होगी। हाँ। और सब कुछ सीखेंगे, कॉलेज ऑफ आर्ट से जो सीखा, भारतीय उद्यान से सीखा, ITI से सीखा, Right. है ना, जीवाजी यूनिवर्सिटी से सीखा, जो मास्टर के अंदर सब जहाँ से जो सीखा, और प्लस जो पढ़ाने के दौरान सीखा, सब कुछ मिला के मैंने एक लंबा चौड़ा एक बड़ा सा कोर्स सिलेबस बना दिया। आपने खुद ही बनाया पूरा? जी। ओके। और जब वो 2002 में वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से शुरू किया, जो कि मैं हमेशा से चाहता था कि लोग कॉलेज ऑफ आर्ट का नाम ठीक ढंग से लें। ये भी एक बात है। हाँ, और क्योंकि उसके अंदर कोर्स कंटेंट जो ऐसा था, पेंटिंग भी थी, अप्लाइड भी था, स्कल्पचर भी था, फोटोग्राफी भी था, आर्ट एंड क्राफ्ट भी था, आर्ट हिस्ट्री भी था, प्रिंटिंग भी था, तो ये कोर्स ही अपने आप में एक कोलाज था। कोलाज Right. था। And this was started with a like what? Diploma or 3 months, डिप्लोमा 1 year? एक साल का एक साल डिप्लोमा, का डिप्लोमा। कि मैं एक साल में ही आपको, मैं डिग्री तो नहीं दे सकता हूँ आपको, Correct, एक साल में ही आपको सब डिग्री सिखा का मैक्सिमम पोर्शन कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। और बच्चों ने बहुत अच्छा आउटपुट दिया, और हम बड़े बहुत बड़ा हमारा आउटपुट आया उसका। पहले ही साल में 2002-3 का जो बैच था, तो 2003 में हमारा पहला एनुअल शो ललित कला एकेडमी में 4 गैलरीज के अंदर लगा था, और वो बहुत सक्सेसफुल शो था। उसके बाद हमने पीछे कभी पलट के नहीं देखा कभी, मतलब वो हर दिन हमने नई प्रोग्रेस की, हर दिन नई प्रोग्रेस की, और कोई उस टाइम एम्प्लॉय नहीं होते थे। अच्छा, आप खुद ही सब मैं पढ़ाता था, और 8 साल तक मैंने जो है झाड़ू पोछा भी खुद ही किया है, टॉयलेट बाथरूम भी खुद साफ किए हैं, पढ़ाया भी है, हर चीज, कूलर में पानी भरना, सब कुछ, टेबल कुर्सियां साफ करना, सब मैंने खुद किया, कोई एम्प्लॉय नहीं। और एडवर्टाइजमेंट के लिए सुबह 3 बजे उठते थे, पैम्फलेट लेके जा रहे हैं, अलग अलग अंधेरे में ही निकल जाए, दिल्ली के अलग अलग न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डाल रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं वहाँ से, फिर कॉल आ रही है, कॉल अटेंड कर रहे हैं, फिर लोग आ रहे हैं, लोग अटेंड कर रहे हैं, फिर पढ़ाना भी है, सब कुछ खुद, सब कुछ 1 मैन शो चलता था तब। अच्छा। तो उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, फिर हम उत्तम नगर से यहाँ आ गए, रजौरी गार्डन में हमने रेंट पे हायर किया, फिर वहाँ से फिर और आगे चीज़ें बढ़ी, फिर साउथ दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव में हम एक ब्रांच आ गई, फिर हमारी गुड़गांव में एक ब्रांच आ गई, फिर ऐसे करते करते बढ़ते गए। तो the question that's coming in my mind is first thing you told me was how you started the thought of opening it, that there should not be any entry restrictions that जो colleges में होते थे, तो आपका यहाँ पे क्या eligibility था? कोई eligibility, मन में इच्छा लेके आओ, बस आप अपने आप को ले आओ और मन में इच्छा लेके आ जाइए। है ना है, आप किसी को भी मैंने 4 साल के बच्चे को भी पढ़ाया है और 86 ईयर की लेडी को भी पढ़ाया, मतलब दोनों वहां से वहां तक की रेंज है, आप समझिए। कोई भी आके आपके पास ये कोर्स कर सकते थे? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन डिप्लोमा कोर्स के लिए हम कहते हैं एटलीस्ट 10th पास हो, तो थोड़ा सा उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो, क्योंकि पर्सपेक्टिव सिखाते हो ना, थोड़ा मैथ्स प्रोपोर्शन जब सिखाते हैं तो मैथ्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हम हमेशा डिमांड करते हैं। अदरवाइज तो सीख जाते हैं सारे लोग, बड़े एज के लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, अभी भी 81 ईयर की एक महिला है, वो सीख रही है हमारे साथ। तो चीजें ओपन होना चाहिए ना सब, क्यों, मतलब मेरे को ये आज तक इसका आंसर नहीं मिला कि कोई आर्ट सीखना चाहता है तो हमें उसे क्यों नहीं सिखाना है। और अगर मैं आपको पूछूं, आर्ट आप क्यों सिखाना चाहते हैं सबको? So why do you think art is important to learn? I mean, if somebody wants to learn. मेरे को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दूसरे किसी इंटरव्यू में शायद नहीं पूछा गया होगा। आर्ट, आप ये समझिए कि किसी इंसान को समाज में रहना है, जंगल में नहीं। जंगल में कोई रहता है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं उसके लिए भी रिकमेंड कर ही दूंगा। समाज में रहना तो दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, है ना। एक सोसाइटी में हमें बस में भी जाना है, स्कूल में भी जाना है, दोस्तों से मिलना है, मोहल्ले में भी रहना है, सब जगह लोग ही तो हैं। अब हमें उनके साथ व्यवहार करते वक्त एक सेंसिटिव बिहेवियर करना है, जिसमें हम लोग
ये सोच पाए कि हमारे किसी काम से उसको कष्ट ना पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मेरे को लगता है आर्ट जो है किसी इंसान को सेंसिटिव बनाने में सबसे ज्यादा बड़ी मदद करता है। Absolutely. वो उसको मेडिटेशन के लेवल तक लेके जाता है, वो उसको पेशेंस लेवल उसका डेवलप करता है, वो दूसरे के एंगल से सोच पाता है, उसकी इमेजिनेशन हो पाती है। वो अगर जरा सा मैं पत्थर फेंकूं तो मैं इमेजिन कर पाऊंगा कि वो पत्थर जब दूसरे को टच होगा तो उसको कितना दर्द होगा। हाँ. और ये फील होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरे को लगता है वर्ल्ड के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी बिजनेस में जाए आगे, हाँ. कोई भी काम करे या कोई काम ना भी करे, तो उसे आर्ट जरूर सीखनी चाहिए। ये बात आपने बहुत सही कहा। The reason also you're saying is that honing that imagination skill, because उसी में तो sensitivity आता है कि you actually can imagine. It's the lack of imagination that makes us insensitive, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि what is the result of what we did. That's a great reason, sir, and I think that seems to be your mission in life that is carrying you forward. मेरी पहली कोड यही थी, हाँ, कि एक अच्छा कलाकार बनने से कहीं ज्यादा जरूरी एक अच्छा इंसान बनना है। बिल्कुल। तो ध्यान ना भटके मेरे विद्यार्थियों का, ध्यान रखना कि कलाकार बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। आप उतने सेंसिटिव रहो, उतना फोकस रखो, और फिर अच्छे कलाकार आप डेफिनेटली। कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और जंगल में भी कोई रह रहा है तो जानवरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है वो भी सेंसिटिव होना जरूरी है ना। इसलिए मैंने उस टाइम बोला आपको कि मैं बाद में उसको भी मैं बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा उसको भी। और आर्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग की फील्ड में विजुअल आर्टिस्ट हूँ तो मैं वही बोलूं। सिंगिंग में भी बहुत वो है, राग है, इतना वो भी एक बहुत बड़ा समुद्र है, और डांस भी एक बहुत बड़ा समुद्र है, थिएटर भी एक बहुत बड़ा समुद्र है, राइटिंग में, कविताओं में जो चीजें हम लोगों को अंदर से एक रॉ ब्रेन को ना एक्चुअली विजडम देती हैं, बिल्कुल है ना, इवॉल्व करती हैं उसको, हमारा मानसिक उत्थान होता है हमारा। तो उसके लिए बहुत जरूरी चीजें। बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए फिर उसके बाद आप। तो इसीलिए मेरे को लगता है ये जीवन का एक हमारा हिस्सा होना चाहिए, कल्चर के अंदर हमारे शामिल होना चाहिए। आर्ट एजुकेशन, हाँ, ये कंपलसरी होना चाहिए सबके लिए। कंपलसरी जैसे हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है, एक्चुअली सब कुछ ही होता है स्कूल में, बट ठीक से इट इज नॉट बीन टॉट दैट वे। सो पर्टिकुलरली आर्ट एजुकेशन इज not in that state in India that we want it to be. Unfortunately. And I would like to talk about that in later, but I would like to come back to the Collage of Art story. So other thing that is coming in my mind is you are already a trained artist tab. आप 24 hours full time artist भी बन सकते थे, मतलब you could have devoted the whole time, but you decided that you will also open a school on art. So what was that motivation, and abhi now thinking of it, what are the achievements due to that decision of making it up that you're proud of? So sorry, two questions, but just to give you the एक तो देखिए ऐसा होता है कि एक शब्द होता है वर्थ। वर्थ, yes, किसी चीज की वर्थ होनी चाहिए। आप टमाटर खरीद रहे हैं, आप फल खरीद रहे हैं, एप्पल आपको 80 रुपए लगा तो आप देखोगे कि उसकी वर्थ है कि नहीं। मैं एकदम से बोलूंगा 5000 रुपए किलो तो आप कहोगे नहीं यार वर्थ नहीं बनती, राइट, है ना। तो हर चीज की एक वर्थ होती है, तो हमारे जीवन की भी एक वर्थ होती है। सदुपयोग होना चाहिए ना इस जीवन का जो हम जी रहे हैं। अगर मैं अपने आप को दो तरह से डिजाइन करता हूँ, एक बारी के लिए मैं सोचता हूँ कि जब मैं सिर्फ आर्टिस्ट होता तो क्या हो जाता। तो आर्टिस्ट होने से ऑफ कोर्स मैं एक नई मेरे जो आइडियाज हैं, मेरे जो अपने थॉट प्रोसेस है, मैं वर्ल्ड के सामने लेके आता, विजुअल्स के माध्यम से, स्कल्पचर के माध्यम से, इंस्टॉलेशन के माध्यम से, या और भी कॉलेज में मैं परफॉर्मेंस भी करता था तो वो उस सब के माध्यम से चीजें आती। क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे आर्ट वर्क शायद कुछ अमीर घरों के दीवारों को सजाने के काम आते, या किसी म्यूजियम में टंग जाते, या किसी ऑक्शन में चले जाते, ये होता। लेकिन उससे मेरे को वर्थ कम लग रही, क्योंकि मुझसे पहले ही हजारों, 50,000, 1 लाख आर्टिस्ट भारत में हैं, लाखों आर्टिस्ट इंडिया वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो
आर्टिस्ट तो पहले से ही बहुत सारे हैं। हाँ। जो लैग कर रहा था मेरे टाइम के एरा में, है ना, उस जोन में वो लैग कर रहा था कि आर्ट एजुकेशन वीक लग रही थी मेरे को। हो Vacuum सकता था है उस कि time कोई पर। आर्टिस्ट क्लेम करे कि नहीं यार बहुत स्ट्रांग थी, वो हाँ। उनका सोचा, मेरे को बहुत वीक लग रही थी हम्म। और अभी तक भी लगती है तो कि अभी भी ट्रेडिशनल बहुत कुछ करना है। इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट फुलफिल, आप बोल रहे हो कि दैट नीड। लोग ज्यादा हैं, हाँ, लोग बहुत ज्यादा है, करेक्ट। लोग ज्यादा हैं, इंस्टीट्यूशन कम थे। मतलब आप कुछ कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मरीज ज्यादा हैं और हॉस्पिटल कम है, तो लोगों को फिर डॉक्टर्स को अपने क्लिनिक खोलने पड़ेंगे ना, छोटे छोटे नर्सिंग होम, छोटे छोटे पॉलीक्लिनिक्स ऐसे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि मरीज तो मरीज यहाँ पर कंट्री के लोग हैं और पूरे वर्ल्ड के भी हों, तो उससे कंट्री ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। उसकी रिक्वायरमेंट है ना, डिमांड है उसकी, जरूरत है उसकी, सख्त जरूरत है। राइट। तो और एजुकेशन का पार्ट है और आर्ट ही तो सीख रहे हैं, तो मेरे को लगता है हमेशा कि अभी इंडिया में और आर्ट इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए और आर्ट का लेवल प्राइमरी लेवल से, फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल पहली क्लास से आर्ट का लेवल को हाई करने की जरूरत है और बहुत सीरियस लेवल पे उसको पढ़ाने की जरूरत है, ताकि बच्चों के जीवन का हिस्सा बन जाए। जैसे स्पोर्ट्स, एब्सोल्युटली। बचपन में आपको खिलाते थे, पीटी का एक पीरियड होता था, खिलाते थे ना, तो आपको क्या स्पोर्ट्स पर्सन बनना था? नहीं बनना था ना। वो आपको फिजिकली फिट रखेगी, ये आपको मेंटली फिट रखती है। करेक्ट। और दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा बेहतर इंसान बनाता है।